हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फिजिक्स के जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने अपनी इस पिछली वाली वीडियो में देखा था। अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए थे, फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका मात्रक होता है? दूरी का। गतिशील पिंड के लिए ये शून्य हो सकता है तो वो होता है त्वरण। फिर होता है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेप करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 35 डिग्री का होना चाहिए। और दो सदिश ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो ये वाला आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमसे पूछा कि एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। उस पर परिमाणी बल जो होगा शून्य होगा, उस पर कोई त्वरण नहीं है। फिर आता है छठवें वाले क्वेश्चन में, अप्रत्यास्थ संघट्ट से संरक्षित रहता है तो वो संवेग सिर्फ संवेग संरक्षित रहता है। और फिर आते हैं हमारे सेवेंथ वाले क्वेश्चन में, तो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकते हैं, उपरोक्त सभी विस्थापन वेग त्वरण सभी शून्य हो सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर रहे। और फिर आते हैं रिक्त स्थान, ग्रह तारे आदि की दूरियों को किस विधि से मापा जाता है? तो वो रेडार मापन विधि से। और फिर बल का विमीय सूत्र आप लोगों को यह दिख रहा है, mL/T-2। और ये ब्रैकेट लगाना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ब्रैकेट लगाने से ही वह विमीय सूत्र कहलाता है। फिर ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव कितना होता है? ताक्षणिक व चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। और फिर आता है हमारा चौथा वाला क्वेश्चन की, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका नियत क्या रहता है? नियत वेग नियत रहता है। फिर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है कि किसी बंद परिपथ पे संरक्षित बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वो शून्य कार्य करता है। और फिर आप लोगों का हाँ, आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को मैचिंग मिलेंगे। तो चलिए मैचिंग को देख लेते हैं। मैचिंग के लिए हम लोग ये तीर का निशान पर स्केल क्या है, तो वो है आप लोगों का ये डी वाला 3.8 इंटू 10⁻10 मीटर इतना होता है पर स्केल का मान, एक पर स्केल बराबर। और आवर्तकाल की विमा होती है m0L0T1। प्रकाश वर्ष की विमा होती है m0TL T-2। नैनोमीटर होता है L-10⁻9 मीटर। फिर है आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व के बारे में हमसे पूछ रहा है तो आपेक्षित घनत्व होता है m0L0T0। फिर है खगोलीय मात्रा कितना होता है। और फिर है कार्य की विमा आप लोगों की। तो आई होप आप लोगों को मैचिंग समझ में आई होगी। मैचिंग अगर समझ में आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग अपलोड करते हैं जो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रियल पेपर को ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है और पैसे भी नहीं लगते उसको ज्वाइन करने में, सिंपल बात है। तो ठीक है, अब हाँ अब क्या हमसे क्वेश्चन पूछते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि एक शब्द व एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो बल का मात्रक न्यूटन के मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। तो ये देखिए, ये है बल का मात्रक, ये जो है, और न्यूटन के मूल मात्रकों में ये लिख रखा है, नीचे मूल मात्रकों में लिख रखा है। ठीक है। और फिर है सेकंड क्वेश्चन है, परसेक किस राशि का मात्रक है? किस राशि का मात्रक है? दूरी का मात्रक है वो। ठीक है। और फिर है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वो होगा शून्य होगा। और फिर आप लोगों का किसी सदिश ए की दिशा एकांक सदिश होगी तो वो ए सदिश बराबर ए सदिश और ए मॉड सदिश रहती है। फिर है प्रक्षेप किसे कहते हैं? प्रक्षेप की ये परिभाषा है लंबी चौड़ी। तो हम लिखते हैं, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, तो दिशा में भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। और फिर हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है कि संवेग का ऐसा ही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है। तो देखिए, ये हमारा ऐसा ही मात्रक हो गया kgm मीटर प्रति सेकंड, और ये विमीय सूत्र हो गया। और फिर हमारा क्वेश्चन आता है सेवेंथ वाला, शक्ति का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। तो ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट और विमीय सूत्र होता है mL/T-2। फिर आते हैं हमारे फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं
विमीय विश्लेषण की सीमाएं बतानी है, मतलब विमीय विश्लेषण की कमियां हमें गिनानी है। तो हम उसकी कमियां गिना देते हैं। कमियां गिनाना है तो हमें सबसे पहले विमीय विश्लेषण की सीमाएं निम्न है, इस प्रकार से लिखेंगे। और पहले कमी लिखेंगे कि इस विधि में विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इस विधि से त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय आदि वाले समीकरणों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर हमारे 6th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, और इस वीडियो में अथवा वाले क्वेश्चन नहीं करवाए जा रहे हैं, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन हम किसी नई वीडियो में करवाएंगे। जब तक आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को याद कीजिए, और ये भी देखिए कि हम विथ सॉल्यूशन दे रहे हैं। बाकी यूट्यूब चैनल सिर्फ क्वेश्चन दिखाते हैं और सॉल्यूशन नहीं देते हैं। फिर है 6th वाला क्वेश्चन है कि आपेक्षित वेग किसे कहते हैं। आपेक्षित वेग किसे कहते हैं, तो ये है, जब दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के वेग सापेक्ष होता है, उसे ही आपेक्षित वेग कहते हैं। जब दो वस्तुओं का वेग सापेक्ष होगा तो उनके वेग को आपेक्षित वेग कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर आते हैं 7th वाले क्वेश्चन में, सदिशों की योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, या कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर लिखते हैं, वृत्तीय गति करते हुए किसी को कण के कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। अथवा वाला है, आपको यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, कोणीय वेग कहते हैं। और वेग, इसका सूत्र होता है रेडियन बटे सेकंड, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वो डब्लू जैसा बनता है ना, ओमेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है, क्योंकि मुझे भी अभी कन्फ्यूज़न हो गई थी ना। फिर है आप लोगों का 8वां क्वेश्चन, मतलब 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए या संवेग की परिभाषा लिखिए। तो हमने 8th वाला भी अथवा किया है, क्योंकि संवेग की परिभाषा थोड़ी इजी हो जाती है 1 न्यूटन को परिभाषित करने की जगह। और एक फैक्ट भी है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अथवा वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन रहता है उससे थोड़ी ईजी होते हैं, ये मैंने थोड़ी ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और फिर है हमारा संवेग। संवेग मतलब वह मात्रक जिसका उपयोग गैर शून्य द्रव्यमान वाली किसी वस्तु की गति की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, इसीलिए है संवेग गतिशील वस्तुओं के लिए, गतिशील वस्तुओं में प्रयोग होता है। इतनी लाइन अगर आप ना भी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, और इतना बस लिख सकते हैं, स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है इसी, और इसी को संवेग कहते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमसे क्या है, संवेग संरक्षण का नियम, ये जड़त्व से आप क्या समझते हैं। तो 9th वाला में हमने अथवा किया है, तो इसका क्वेश्चन है जड़त्व। जड़त्व मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार से परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। फिर आता है 10th वाला क्वेश्चन। 10th में क्या है, प्रत्यस्थ संघट्ट क्या है। प्रत्यस्थ संघट्ट मतलब प्रत्यस्थ संघट्ट वह संघट्ट है जिसमें टक्कर के बाद वस्तु में रेखीय वेग, मतलब वस्तु में रेखीय वेग, गतिज ऊर्जा दोनों मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्कर को प्रत्यस्थ संघट्ट कहते हैं। सॉरी, क्या हो गया। हाँ, अब आते हैं अपने 11th वाले क्वेश्चन पे। 11th वाला क्वेश्चन है कि पहियों की बॉल बेयरिंग का उपयोग लिखना है, और अथवा में हमसे पूछा है कि क्रिकेट के खिलाड़ी एक कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे क्यों कर लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि 11th का अथवा वाला है, तो इसका आंसर होगा कि क्रिकेट के खिलाड़ी में तेज आती हुई गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि ऐसा करने से समय अंतराल जो डेल्टा टी का मान होता है बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्या होता है इससे, कि जो हमारा बल होता है, फोर्स होता है, वो जो डेल्टा पी के अनुरूप बल एफ का मान कम हो जाता है। इस प्रकार हाथ में कम चोट लगती है। थोड़ी पीछे कर लेते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, जिससे थोड़ी हाथ में चोट कम लगती है। और फिर 12वां वाला क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन हमसे कि परिणामी नाभिक की अमापी की कोटि लिखिए, या हम लिख सकते हैं मूल राशियां किन्हें कहते हैं। तो मूल राशियां थोड़ी इजी हो जाता है, तो हमने अथवा वाला लिखा है कि मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अगर मूल राशियां सभी की सभी मूल राशियां लिखेंगे तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अब है आप लोगों का भौतिक समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। इससे मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखकर,
कि ये सूत्र किसने दिया था। हाँ, ये सूत्र किसने दिया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये सूत्र बताइए किसने दिया था। अब है 11वां वाला मतलब 13वें वाले क्वेश्चन में हमसे क्या है कि दिया गया है कि भौतिक समीकरण हमारे पास ये है v² बराबर u² प्लस 2as, तो जिसमें इन सभी की विमा हमने यहाँ पर इस प्रकार से लाइन बाय लाइन लिख दी है। और आप कहेंगे टू एक विमाहीन राशि होती है, इसलिए 2 नहीं लिखा है हमने, इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा। फिर इसके आगे हम लिखेंगे कि भौतिक समीकरण में मान रखने पर, जब हम इसमें मान रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से LT माइनस, तो इसका वर्क करेंगे तो L2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया L2 हो गया और T-2 हो गया, और यहाँ पर भी L2 और T-2 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 बार आया ना, तो 2 एक विमाहीन राशि होती है, इसलिए ये हमारा LHS इक्वल टू RHS, ऐसे हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। फिर है 14 वाला क्वेश्चन है कि एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। यह एक समान त्वरित गति में x माइनस टी ग्राफ और v माइनस टी ग्राफ तथा a माइनस टी ग्राफ बनाइए। तो हमने 14 वाले का यही किया है, तो एक समान त्वरण और परिवर्ती त्वरण को परिभाषित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण यदि समय मतलब जो समय अंतराल हो, समय अंतराल में वस्तु के वेग में एक समान परिवर्तन होता है, तो चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, मतलब त्वरण एक ही रहता है, तो उसी ही एक समान त्वरण कहते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरे हमसे पूछा गया है परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती त्वरण की भी परिभाषा इसी प्रकार से कि किसी वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है, तो उसे परिवर्ती त्वरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आता है हमारे 15 वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारा एक न्यूमेरिकल दिया रखा है। तो इसमें हमें 25 मीटर सेकंड से गतिशील 60 किलोग्राम के पिंड पर हमने अगर 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया, तो पिंड को रोकने के लिए हमें कितना, जैसे कि हमारा 25 मीटर सेकंड से गतिशील कोई वस्तु है जो 60 किलोग्राम की है, इस पर हम 50 न्यूटन का मंदन बल लगाते हैं, मतलब उसे रोकने का प्रयास करते हैं आगे से। ठीक है, वो चल रही है ऐसे, वहीं से हम इसे मंदन बल लगाएंगे, उल्टी दिशा में लगाते हैं, ऋणात्मक होता है मंदन बल। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, हमें समय ज्ञात करने कितने समय में रुक पाएगी वो वस्तु। ठीक है, तो अब है कि बल, जो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे समय की ये त्वरण का सूत्र होता है ना। तो इधर पे हमें त्वरण तो दिया नहीं है, तो इतना निकाल सकते हैं हम। तो मतलब सिंपल सा डेरिवेशन था कि ये 30 सेकंड हमें समय लगेगा। अब आता है हमारा 16वां प्रश्न की शक्ति के लिए P बराबर F इंटू वी स्थापित कीजिए। तो ये आप लोगों का शक्ति का स्टार्टिंग में थोड़ी सी परिभाषा लिख ली है, और फिर यहाँ पर हम थोड़ी सा मानेंगे, और इस प्रकार से मान के हम यहाँ पर इसे सिद्ध कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना है तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज की से किसी कण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करो। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो इसका अथवा वाला हमने किया है कि एकांक त्रिज्या में वृत्तीय गति में रेखीय विस्थापन कर वस्तु के कोणीय वेग बराबर होते हैं। तो ये तो छोटा सा है, बस इसमें थोड़ी सी मतलब भाषा लिखनी है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और कलन विधि का उपयोग करके हमें त्वरित गति की शुद्धता के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो कलन विधि का उपयोग करके आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, और सिंपल से सूत्र हैं, सूत्र को यूज़ करके आप लोग इनको सिद्ध कर सकते हैं। ये जैसे कि आप लोगों का ये पहला समीकरण हो गया, और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण था, और ये यहाँ पर तीसरा समीकरण है। और यहाँ पर आ जाते हैं संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे के सारे अंतर हैं आप लोगों के, कि संरक्षी बल इस बल द्वारा किसी भी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य के मार्ग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, और असंरक्षी बल में एक वस्तु बल द्वारा किसी भी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में के मार्ग में प्रतिबंध लगाया जाता है। फिर एक बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्कर में ले जाने पर कार्य शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं होता। उत्तर के लिए आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल जैसे गुरुत्वाकार्य
बल आदि। और फिर उदाहरण के लिए पुत्र बल तथा सियान बल। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में दिया हुआ मेरा सॉल्यूशन भी पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कर सकते हैं लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं शेयर। क्योंकि और भी अगर आप जैसे आपके कोई दोस्त हों तो उनको अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा पेपर्स का, तो आप लोग उन्हें टॉपर सॉल्यूशन चैनल भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन एवं मतलब सॉल्यूशन के साथ पेपर अपलोड होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर अभी तक यहाँ तक देख चुके हैं तो हैशटैग टॉपर सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लिया होगा पेपर के लिए। तो पेपर इसकी PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। ओके बाय।